आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट गॉस थ्योरम बताने जा रहा हूँ और इस पे बेस्ड बहुत सारा थ्योरी आएगा एंड दिस विल बी द लास्ट टॉपिक आई थिंक गॉस थ्योरम इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड और इसी के साथ साथ हम लोग इसका एप्लीकेशंस भी देंगे, लेकिन पहले हम लोग गॉस थ्योरम को ध्यान से सुनते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बार बार आप रिप्ले करके देख सकते हैं। गॉस थ्योरम क्या कहता है? This theorem states that total electric flux passing through a closed surface, किसी भी क्लोज सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करता है वो सरफेस क्या हो? S हो, इन्वॉल्विंग वॉल्यूम V। देखिए कोई भी क्लोज सरफेस होगा वो वॉल्यूम V को, उसमें वॉल्यूम भी होगा, सरफेस भी होगा। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस S involving volume V in क्या? वैक्यूम में is equal to 1 by epsilon naught time the total charge enclosed by the surface। ठीक है, तो इसके अनुसार आप देखो that is करके मैं दे रहा हूं। ये जो थ्योरम था ना, ये थ्योरेटिकली ये हुआ, मैथमेटिकली क्या होता है? कहता है किसी भी क्लोज सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करता है ऐसा सरफेस से जिसमें वॉल्यूम हो, है ना, तो वैक्यूम में वो किसके इक्वल होता है? 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the surface। सरफेस जितना चार्ज इंक्लोज करेगा उसका क्या? दैट इज फ्लक्स का मैंने फार्मूला आपको लास्ट क्लास दिया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फार्मूला था? E डॉट ds। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो स्मॉल एरिया वेक्टर ds है उसका डॉट प्रोडक्ट क्या देगा? फ्लक्स, और उसका इंटीग्रेट करेंगे और ये इक्वल टू मैंने अभी क्या कहा? टोटल फ्लक्स का वैल्यू ये हुआ और टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस, किसी क्लोज सरफेस से, ऐसा क्लोज सरफेस जिसमें वॉल्यूम हो, वो इक्वल टू क्या होता है? 1 by epsilon naught टाइम्स, देखो 1 by epsilon naught टाइम्स में गुना, यानी 1 by epsilon naught टाइम्स में गुना टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। वो सरफेस कितना चार्ज इनक्लोज करेगा उसका 1 by epsilon naught टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। QE क्या है? टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। सो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस दैट इज इक्वल टू E डॉट ds इक्वल टू 1 by epsilon naught इनटू क्या? QE क्या है? टोटल चार्ज enclosed by the surface। So this is the Gauss theorem and we have to prove this one। So proof of Gauss theorem, देखिए मैंने एक स्फेरिकल बॉडी लिया है, ये स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, और इसका सारा चार्ज कितना है? इसका सारा चार्ज कहाँ होगा? मान लो एक कंडक्टिंग बॉडी है तो इसका सारा चार्ज कहाँ होगा? सरफेस पे होगा। तो इसका सारा चार्ज कहाँ? सरफेस पे है। कितना चार्ज है? Q, ठीक है। तो ये स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल सेल है, ठीक है, उसके सरफेस पे सारा कितना चार्ज है? Q। अब देखिए प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम को प्रूफ करना है। अब एक हम लोग गॉसियन सरफेस बना रहे हैं, है ना, एक गॉसियन सरफेस बना रहे हैं। सो लेट अस टेक ए स्फेरिकल सेल हैविंग चार्ज Q। एक चार्ज Q ले रहे हैं जिस सेल को एंड स्प्रेड ओवर इट। अब Q चार्ज किधर क्या है? इस पे स्प्रेड है। We draw a closed spherical Gaussian surface of radius r। एक closed spherical surface हम लोग, ये जो r रेडियस का एक closed spherical Gaussian surface हम लोगों ने ड्रॉ किया, समझ गए? आप कहोगे सर इसको आपने क्यों ड्रॉ किया? इसको मैं इसलिए ड्रॉ किया, ठीक है, एक स्फेरिकल सरफेस इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि इसी के अंदर ये चार्ज इनक्लोज हो जाएगा, इसी के अंदर ये चार्ज इनक्लोज होगा, इसलिए इसके लिए हमको एक क्लोज गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ता है। सो वी ड्रॉ ए क्लोज स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r विद सेंटर क्या? O। जो इसका सेंटर होगा वही स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का भी सेंटर हो। अब देखिए क्या है? नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज Q। देखिए इसके सारे चार्ज को कहाँ रख सकते हैं हम लोग? सेंटर पे। इसके सारे चार्ज को हम लोगों ने सेंटर पे रख दिया, ठीक है। इसके सारे चार्ज को सेंटर पे रख सकते हो क्योंकि सारा चार्ज है कहाँ? सरफेस पे है।
तो और पॉइंट पी मेरा कहाँ है, बाहर, इसलिए इसके सारे चार्ज को सेंटर पे रख सकते हैं। तो सारा चार्ज सेंटर पे आ गया। अब यहाँ से कितना दूरी पे ये पॉइंट पी है, जितना इसका रेडियस है, जो आपने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है, जितना बड़ा रेडियस है उतना रेडियस पॉइंट पी पे। इसके चलते इस पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था के क्यू बाई क्या, आर का स्क्वायर। सो ई इक्वल टू हो जाएगा के क्यू बाई आर का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, वी टेक अ स्मॉल एरिया ds ऑफ द गॉसियन सरफेस। ये जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस जिसका रेडियस r है, सेंटर o है, जो हम लोगों ने ड्रॉ किया है, उसका छोटा सा सरफेस एरिया क्या ले रहे हैं, ds। क्योंकि हमारे फार्मूला में एक छोटा सा एरिया ds आता है, जो मैं आपको लास्ट टॉपिक में भी, लास्ट चैप्टर में मैंने बात किया था, लास्ट क्लास में। तो छोटा सा एरिया स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का मैंने ds लिया, ठीक है, समझ गए, क्योंकि यही स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, इसका छोटा सा एरिया ds ले लो। और मैंने आपको बताया था एक नॉर्मल लाइन आउटवर्ड ड्रॉ करो। एक नॉर्मल लाइन आउटवर्ड ड्रॉ करेंगे तो किसका डायरेक्शन देगा, एरिया वेक्टर का। सो एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर। तो यही छोटा सा एरिया ds मैंने लिया और इस पे एक नॉर्मल लाइन आउटवर्ड ड्रॉ किया, वो एन कैप विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। अब देखिए ये चार्ज कहाँ है, इसके सेंटर पे। इसके सारे चार्ज को सेंटर पे आप कंसंट्रेट कर सकते हैं और इसके चलते इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो उसका डायरेक्शन, तो मैंने कहा था कि जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है वहां +1 चार्ज रख दीजिए। यहाँ हम लोगों ने +1 चार्ज रख दिया। ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। ये चार्ज इसको रिपेल करेगा +1 को, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर होगा। अब देखिए क्या हम लोग जानना चाहते हैं। अब द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एन कैप एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन क्या, सेम डायरेक्शन। दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ। अब हम लोग का जो फार्मूला है, क्या फार्मूला है, फ्लक्स इक्वल टू डी फाई का इंटीग्रेशन। और देखिए ई डॉट डी एस, गॉस थ्योरम क्या कहता है, कैसा सरफेस होना चाहिए, क्लोज सरफेस होना चाहिए। ये सरफेस कैसा है, क्लोज, इसलिए देखिए इंटीग्रेशन में क्लोज सरफेस का साइन मैं दे रहा हूँ, मतलब मेरा क्लोज सरफेस होना चाहिए। ई डॉट डी एस, ई डी एस कॉस क्या हो जाएगा, 0। क्यों ई और क्यों, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। मैं यहाँ नीचे लिखा भी हूँ, यहाँ देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए ई डी एस कॉस थीटा होता है ना, ई डी एस कॉस थीटा, थीटा क्या हो जाएगा, 0, कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1। और e का वैल्यू कितना मैं लिख चुका हूँ, देखो यहाँ e का वैल्यू कितना है, के क्यू बाई क्या, r का स्क्वायर। तो e के जगह आप के क्यू बाई आर स्क्वायर रख दीजिए और इंटीग्रेशन किस पे चला जाएगा, ds पे। अब बताओ इसका छोटा सा सरफेस एरिया कितना है, बोलो। इसका छोटा सा सरफेस एरिया जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस तुमने ड्रॉ किया जिसका रेडियस स्मॉल है, उसका छोटा सा एरिया कितना है, बोलो, ds। आज यदि तुम इंटीग्रेट करोगे तो इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो बताइए ये छोटा सा सरफेस एरिया क्या हो गया, ds। जब इसको इंटीग्रेट किया गया तो टोटल गॉसियन सरफेस का स्फेरिकल सरफेस एरिया आ जाएगा 4 पाई r का स्क्वायर। और k का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई क्या, r का स्क्वायर। और वही ds हो गया, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। ये कट उठ करके ये देखिए सब कट जाएगा, ठीक है, जो जो कटेगा कटा दीजिए। तो फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई, देखो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, क्योंकि ये आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो आ गया प्रूफ हो गया। दिस इज द गॉस थ्योरम। देखो यहाँ गॉस थ्योरम क्या है, ई डॉट डी एस या फ्लक्स इक्वल टू क्यू बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू ई। अब देखिए ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस जो तुमने ड्रॉ किया है, ये अपने अंदर कितना चार्ज को इंक्लोज कर रहा है, इसी के अंदर में ये बॉडी है और इसके ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, q चार्ज है। तो QE मतलब चार्ज इंक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस, ये अपने अंदर कितना चार्ज को रख रहा है, q। तो वही हो गया q बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द गॉस थ्योरम। तो यहाँ मैंने लिख दिया दिस द प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। जो मैंने गॉस थ्योरम यहाँ लेके चला था तो देखिए यहाँ प्रूफ। अब चलते हैं इसको थोड़ा वेरीफाई करते हैं, गॉस थ्योरम को वेरीफाई करते हैं। वो तो प्रूफ हुआ गॉस थ्योरम का, लेकिन ये गॉस थ्योरम को वेरीफाई करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए लेट अस ड्रॉ ए क्लोज सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस।
इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ये सब लाइन जो ड्रॉ किया गया है ना, ये सब जो ये देखिए ये सब स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ किया गया है, ये क्या शो करता है? ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं। सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, क्योंकि सिलेंडर भी कैसा होगा? एक क्लोज सरफेस होगा, इसलिए एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम लोगों ने ड्रॉ किया। वही मैंने लिखा, लेट अस ड्रॉ ए क्लोज सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन द फिगर। अब देखिए फ्लक्स किससे पास होगा? सिलिंड्रिकल सरफेस में कितने सरफेस होते हैं? सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस में कितने सरफेस होंगे जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा? यहाँ देखो, ये कौन सा सरफेस कहलाता है? कर्व सरफेस। ये कौन सा सरफेस है? फ्लैट सरफेस। ये भी कौन सा सरफेस है? फ्लैट सरफेस। जैसे ये हो गया, ये क्या है? ये इसका कर्व सरफेस है, और ये क्या? फ्लैट सरफेस है, ये फ्लैट सरफेस है। तो फ्लक्स यानी फ्लक्स मींस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से तो कर्व लाइन से पास करेगा, कर्व सरफेस से पास करेगा, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फ्लक्स किससे पास करेगा? फ्लैट सरफेस से, या इधर भी फ्लैट सरफेस से पास करेगा। तो ये सब सरफेसेस है जिससे फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करता है। उसी को हम लोग सरफेस का मैंने चूज किया है। अब देखिए मैं क्या लिखा हूँ, φ1 टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस, क्लोज नहीं होगा सॉरी, कर्व सरफेस होगा। ये आप लोग व्हाट्सएप पे भी सुधार लीजिएगा। कर्व्ड सरफेस क्या होगा? कर्व सरफेस। देखिए ये कर्व सरफेस है, इसी को बोलते हैं कर्व सरफेस। इससे भी तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा, तो यानी फ्लक्स पास करेगा। तो ये कर्व सरफेस से, उसी को हम लोग φ1 लिए। अब देखिए कर्व सरफेस में छोटा सा एरिया मैंने क्या ले लिया? ds लिया है ना, इधर भी मैंने ds ले लिया। कर्व सरफेस का छोटा सा एरिया क्या मैं ले रहा हूँ? ds। एक नॉर्मल लाइन बाहर खींचेंगे तो किसका डायरेक्शन देगा? एरिया वेक्टर का, ठीक है। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। तो ये इधर फील्ड इधर और एरिया वेक्टर इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा? ई डी एस, फ्लक्स का क्या फॉर्मूला आता है? ई डी एस कॉस थीटा, जो मैं पहले आपको लास्ट क्लास पढ़ा चुका हूँ। ई डी एस कॉस थीटा, थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री किसके बीच का वैल्यू है? किसके बीच का एंगल है? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो कितना हो जाएगा? 0। कॉस 90 0 होता है, इसलिए 0 है। एंड कर्व सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा। अब φ2 माना हो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द फ्लैट फेसेस। फ्लैट फेसेस कौन है? ये है और ये है, ठीक है। दो फ्लैट फेसेस, एक ये हुआ और ये हुआ, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो सरफेस आप सिलेक्ट करते हैं उस पर एक नॉर्मल लाइन आउटवर्ड खींचेंगे, किसका डायरेक्शन देगा? एरिया वेक्टर का, ठीक। और यहाँ ये भी एक फ्लैट सरफेस है, इस पर एक नॉर्मल लाइन आउटवर्ड खींचेंगे, किसका डायरेक्शन देगा? एरिया वेक्टर। तो यहाँ एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर और यहाँ एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर। अब ध्यान से सुनो, दो फ्लैट सरफेस है, इसका एरिया मैंने कितना माना है? ds डैश, और इसका जो फ्लैट सरफेस का एरिया कितना माना है? ds डैश। दोनों का एरिया क्या होगा? सेम होगा, लेकिन एरिया वेक्टर का डायरेक्शन यहाँ इधर है, यहाँ इधर है। अब चलते हैं हम लोग। φ2 मतलब हुआ टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द फ्लैट सरफेस या फेसेस। अब देखिए क्या होता है फॉर्मूला फ्लक्स का? ई ds cos थीटा। तो देखिए ई, इसका एरिया कितना है? ds डैश, थीटा कितना हो जाएगा? 0। कहोगे सर क्यों? देखिए फील्ड का डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर, दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए थीटा यहाँ क्या हो जाएगा? 0। प्लस अब इसे भी तो फ्लक्स पास करेगा इस फ्लैट सरफेस से, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन क्या? अपोजिट है। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर इस फ्लैट सरफेस पे, और फील्ड इधर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा? 180। तो वह मैंने यहाँ लिखा, ई ds डैश cos कितना? 180। तो यहाँ φ2 इक्वल टू हो जाएगा ई ds डैश cos 0 1 हो गया, cos 180 कितना हो जाएगा? -1। तो माइनस प्लस माइनस, तो ये ई ds डैश माइनस ई ds डैश कितना होगा? 0। यानी फ्लैट सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा, कर्व सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। तो मैंने लिखा देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज्ड
गॉसियन सरफेस, ये क्लोज जो गॉसियन सरफेस है उससे टोटल कितना फ्लक्स पास करेगा। एक तो मैंने आपको कर्व सरफेस मैंने दिखाया था, उससे फ्लक्स निकाल लिए थे, और एक फ्लैट सरफेस से भी फ्लक्स निकाल लेंगे, तो दोनों से टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा बोलो, 0। φ1 भी 0 है, φ2 भी 0 है। सो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस φ इक्वल टू φ1 प्लस क्या φ2, 0 प्लस 0 0 हो गया। दिस इज रिलेशन नंबर 1। अब चलते हैं गॉस थ्योरम क्या कहता है। गॉस थ्योरम क्या कहता है, ये तो मैंने जनरल फार्मूला से टोटल फ्लक्स सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से कितना पास करेगा वो मैंने निकाल लिया इक्वेशन 1 में। अब गॉस थ्योरम अप्लाई करके निकालते हैं कि कितना फ्लक्स पास करेगा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से जब इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। तो मैंने देखो फार्मूला दिया है क्या गॉस थ्योरम से, E डॉट ds क्लोज, यहाँ देखिए सर्किल, सर्किल मतलब वह क्लोज गॉसियन सरफेस है, ठीक है। E डॉट ds बराबर क्या फार्मूला होता है, QE बाई क्या एप्सिलॉन नॉट, यही है फार्मूला। आपका क्या फार्मूला है बता दो, यही फार्मूला है गॉस थ्योरम का। E डॉट ds या φ इक्वल टू E डॉट ds इक्वल टू QE बाई क्या एप्सिलॉन नॉट। बताइए ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाए हैं आपने, कहाँ बनाया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने बनाया है। ये क्लोज जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बनाया है। ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस अपने अंदर कोई भी चार्ज को दिख रहा है, कहीं चार्ज इनक्लोज किया है, ये कहीं नहीं है। यहाँ तो मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको दिखाया है, लेकिन ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस अपने अंदर कोई चार्ज को इनक्लोज नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ QE क्या हो जाएगा 0, 0 बाय एप्सिलॉन नॉट 0 हो गया। तो 1 2, तो देखिए गॉस थ्योरम से आपको टोटल फ्लक्स कितना पास करेगा 0। जनरल मेथड से मैंने निकाला इससे कितना फ्लक्स पास करेगा 0, तो गॉस थ्योरम सही आ गया ना। जनरल मेथड से भी 0, गॉस थ्योरम से भी 0, तो फ्रॉम 1 एंड 2 गॉस थ्योरम इज वेरीफाइड। गॉस थ्योरम क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं, इसको ध्यान से सुनिए। डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग गॉस थ्योरम लगा करके कूलॉम्स लॉ को निकालेंगे, यही है डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। मतलब हम लोग गॉस थ्योरम लगा करके कूलॉम्स लॉ को निकालेंगे। देखिए वही मैं एक स्फेरिकल बॉडी लिया हूँ जिसके सरफेस पे कितना चार्ज है बोलो Q है। अब ये चार्ज चूंकि इनक्लोज होना चाहिए तभी गॉस थ्योरम एप्लीकेबल होता है। तो एक हम लोगों ने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है, देख लो जैसे वहां मैंने पहले किया था प्रूफ में। तो यहाँ मैं लिखा हूँ लेट चार्ज Q इज गिवन टू द स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस पे कितना चार्ज दिया गया है Q। वी ड्रॉ ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस R। देखिए R रेडियस का एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। आप कहोगे सर ऐसा क्यों करते हैं, इसलिए कूलॉम्स लॉ कहाँ, सॉरी गॉस थ्योरम कहाँ एप्लीकेबल है, जहाँ क्लोज गॉसियन सरफेस हो उसके अंदर चार्ज इनक्लोज होना चाहिए। यदि ये नहीं होगा, ये सरफेस नहीं दीजिएगा तो ये किसी भी सरफेस में चार्ज इनक्लोज नहीं होगा, तो आपका गॉस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। इसलिए हम लोग एक क्लोज गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, है ना, यही आपका एक क्लोज गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो वही मैंने लिखा है वी ड्रॉ ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस R। नाउ फ्रॉम गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम से क्या होता है, देखो छोटा सा एरिया क्या ले लिया ds, इस पे एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करोगे, किसका डायरेक्शन देगा, एरिया वेक्टर का। और देखिए यहाँ चार्ज, इसके सारे चार्ज को कहाँ रख सकते हो, प्लस सेंटर पे। तो सेंटर इस चार्ज को क्या करेगा, यहाँ +1 चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो फील्ड का भी डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर हो गया। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, जल्दी बताओ, सेम हुआ ना। सो वी ड्रॉ ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस R। नाउ फ्रॉम गॉस थ्योरम क्या E डॉट ds इक्वल टू क्या होता है QE बाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो हम लोग पहले जानते हैं। अब देखिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो E ds cos थीटा होता है ना, E डॉट ds, यही ना, E डॉट ds E ds cos थीटा, थीटा यहाँ क्या हो जाएगा 0। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, ठीक है। और बाई क्या हो गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला है हमारा। तो टोटल चार्ज ये कितना इंक्लोज किया अपने अंदर Q। देखिए टोटल चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, टोटल इनक्लोज चार्ज Q। तो Q बाई मैंने क्या दे दिया एप्सिलॉन नॉट। तो E इनटू इंटीग्रेशन किस पे चला जाएगा, ds पे। इसका छोटा सा एरिया कितना है स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का, ds। इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। वही ds के जगह आ गया सर 4 पाई r स्क्वायर।
Q by क्या एप्सिलॉन नॉट। तो E इंटू इसके जगह आ गया cos 0 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर Q by क्या एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए तो E बराबर क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा नीचे, सो E बराबर Q by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर। सो नाउ वी आर अप्लाइंग द गॉस थ्योरम, वी गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, क्या मिलता है हमको Q by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, +1 चार्ज पर जो फोर्स लगाता है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन हमको तो कूलम्ब्स लॉ में फोर्स है ना, कूलम्ब्स लॉ क्या है Q1 Q2 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर। लेकिन यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने P पॉइंट पे निकाल लिया। अब मान लो P पॉइंट पे कौन सा चार्ज रख देते हैं, बोलो Q0। हम लोग यहाँ एक चार्ज Q0 रख दें, तो ये Q चार्ज जो सेंटर पे रखा हुआ वो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो फोर्स का ले या एक Q0 विद चार्ज एट पॉइंट कहाँ P पॉइंट पे कौन सा चार्ज रख दिया हम लोगों ने Q0, ठीक है। तो देन F बराबर क्या होता है, मैंने बताया था फोर्स बराबर होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो चार्ज कितना रखा है Q0 पे ये फोर्स कितना लगाएगा, तो F बराबर होता है Q इंटू E, ये मैंने पहले बताया हूँ आपको। तो F बराबर Q0 इंटू E हो जाएगा, Q0 का वैल्यू रख दीजिए, I का वैल्यू ये होता है वो रख दीजिए। देखिए ये आ गया आपका कूलम्ब्स लॉ। सो F बराबर 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 by क्या r का स्क्वायर, यही तो दिस कूलम्ब्स लॉ। तो हम लोगों ने गॉस थ्योरम लगाया, कूलम्ब्स लॉ बनाया। कहीं हल्का सा मैं कुछ सुधार करता हूँ, हो सकता है आपको जो व्हाट्सएप पे मैं आपको फोटो जो भेजता हूँ उसमें कहीं हल्का जो मैं चेंजिंग कर रहा हूँ उसको आप सुधार लीजिएगा, इसको देख करके उससे मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने गॉस थ्योरम लगाया, गॉस थ्योरम लगा करके यहाँ फिर +1 चार्ज पे इतना फोर्स लगाएगा जिसको कहते हैं E, यहाँ Q0 चार्ज P पॉइंट पे रखता है, कितना फोर्स लगेगा, ये होता है फार्मूला F बराबर Q0 इंटू E, ये रख दीजिए, ये आ गया। और यही है कूलम्ब्स लॉ, 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by r स्क्वायर होता है, फार्मूला देखो आ गया। So just we are applying the Gauss theorem and we are getting the Coulomb's law. So this is the reduction of Coulomb's law from Gauss theorem. फिर कल हम लोग क्लास देंगे और आपको वीडियो जाएगा। जो ना आप पूछने का कोशिश कीजिएगा, आप लोग बात नहीं करते हैं, व्हाट्सएप पे बात कीजिए, कॉलिंग करके बात कीजिए, जो भी है बातचीत होते रहना चाहिए, तभी सारा चीज क्लियर होता है।